बिजनेस स्टडीज का स्टाफिंग चैप्टर, जिसमें एक वीडियो रह चुकी थी गाइज, वो थी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी कि रिक्रूट जब हमें करना होता है, यानी कि जब हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ढूंढना होता है, चुनना होता है, तो हमारे पास कौन से सोर्सेज है जहाँ से हम एम्प्लॉयज़ को खींच कर ला सकते हैं अपने बिजनेस में कि आओ और काम करो और सैलरी लो। तो गाइज देयर आर टू सोर्सेज, इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी कि रिक्रूट करने के जब आप एक एम्प्लॉय को अपने बिजनेस में रखते हो तो दो तरीके हैं कहाँ से उन्हें ढूंढ कर आप ला सकते हो। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। इंटरनल जो कि आपको बहुत आसानी से पता है आपके आसपास, ट्रांसफ़र। सबसे पहला क्या होता है? ट्रांसफ़र। यानी कि अगर एक बिजनेस के 3-4 आउटलेट्स हैं, या नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, वेस्ट जोन है, सो अगर उसकी किसी भी जोन में कोई वैकेंसी होती है या कोई पोस्ट खाली होती है तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं? ट्रांसफ़र। भाई कहाँ पर ओवर स्टाफ है वहाँ से एक स्टाफ को उठाकर उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो ये भी एक रिक्रूटमेंट का सोर्स है जहाँ से हम अपनी वैकेंसीज़ को फिल करते हैं। कैसे? ट्रांसफ़र के थ्रू। सो ट्रांसफ़र को हॉरिजॉन्टल कहा जाता है क्योंकि ये सेम पोजीशन पर एक जगह से उठा के दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसमें कोई भी सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, अगर एम्प्लॉयज़ थोड़ा सा गिड़गिड़ा ले या बोल दे तो मे बी बढ़ा दें, अदरवाइज नहीं होता इसमें। अब आता है गाइस प्रमोशन। प्रमोशन तो नाम से ही लगता है प्रमोट हो गए हैं। सो इसमें क्या होता है? अगर बिजनेस में जगह खाली हुई, जैसे जीएम की जगह खाली हुई, ठीक है, जीएम बेचारा चला गया, चलता बना, अब इसकी पोजीशन को फिल करने के लिए वो क्या करेंगे? प्रमोशन। तो यहाँ पे उसके पास 4 मैनेजर हैं, वो 4 मैनेजर में से किसी एक को जो उसे लगता है सही है जीएम की कुर्सी पर बैठा देगा। सो अब जो जीएम बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? ये वैकेंसी हमने कैसे फिल करी? थ्रू दी प्रमोशन। इसलिए इसे वर्टिकल कहा जाता है। वर्टिकल मीन्स इस सीधा डंडा जो सीधा होता है वो वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ होता है, ठीक है। इसीलिए इसे प्रमोशन को वर्टिकल कहा जाता है और इसमें सैलरी इंक्रीज होती है क्योंकि हमें जो पोजीशन हायर दे दी जाती है। सो एक तो 2 तरीके हो गए, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन के थ्रू, जब आप अपने इंटरनली बिजनेस में से रिक्रूट कर लेते हो, वैकेंसीज़ को फिल कर देते हो। अब आते हैं गाइज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल टोटल 10 आपके सामने पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत ईजी से हैं। फर्स्ट होता है कैंपस। कैंपस रिक्रूटमेंट जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जाना जाता है गाइज। जब कोई कंपनी आती है और कॉलेज में से ही हमें हायर करके ले जाए कि येस यही है मेरा कैंडिडेट, तो उसे कैंपस कहा जाता है। नई नई बुक की लैंग्वेज में ज़रूर इसे पढ़ना है गाइज। कैंपस रिक्रूटमेंट होता क्या है? जब कोई आईटी कंपनी, जनरली आईटी कंपनी का, मैनेजमेंट कंपनीज भी आज के टाइम में आती है कॉलेजेस में और अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं फाइनल ईयर के, उनका इंटरव्यू लिया जाता है और उस बेस पर उनको डिसाइड कर लिया जाता है कि इन्हें हम अपने एम्प्लॉयज़ के रूप में रखेंगे जब ये फाइनल ईयर क्लियर कर लेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। सेकेंड है प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये भी बहुत ज़्यादा आज के टाइम में नोन है गाइज कि अगर कंपनी को रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, अगर कंपनी को एम्प्लॉयज़ चाहिए तो वो प्लेसमेंट एजेंसी से भी कांटेक्ट कर सकती है, जो ऑफ कोर्स फ़ी चार्ज करते हैं, बट उनके पास इतने ज़्यादा सीवी होते हैं लोगों के कि वो एक अच्छा मैनेजर कंपनी को दे देती है। सो प्लेसमेंट एजेंसी जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नोन एंड फेमस हमारे कैटेगरीज में आती है। थर्ड होता है गाइस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गाइस गवर्नमेंट की इनिशिएट थी, जिसमें क्या कहते हैं, लोग अपने सीवीज़ को अपलोड करते हैं और डालते हैं कि भाई हम लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, हमें जॉब चाहिए, ये सब। और जब भी कंपनी को नीड होती है सो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कांटेक्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उनको उनके सीवीज़ प्रोवाइड कर देता है, जो कि आज के टाइम में सही नहीं माना जाता। सो इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये अप टू डेट नहीं होता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको पता ही है ढंग से काम नहीं करता है। इसके बाद आता है गाइस एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी कि एडवर्टाइजमेंट किस में देना? न्यूज़पेपर में देना। सो न्यूज़पेपर में जब आप एडवर्टाइजमेंट देते हो तो उसमें भी रिक्रूटमेंट आप बहुत ईजिली कर पाते हो, बट क्या होता है, बहुत सारे सीवीज़ आ जाते हैं और उसमें एक डिफ़िकल्टी आ जाती है, दैट इज़ बहुत ज़्यादा फ्लड हो जाता है आपके पास सीवीज़ का, कैंडिडेट्स का। अननेसेसरी कैंडिडेट्स भी उसमें कांटेक्ट कर लेते हैं। बट एक ये भी तरीका है कि आप एडवर्टाइजमेंट देते हो न्यूज़पेपर में। आज के टाइम में अगर आप देखो तो एक पूरा का पूरा पेज, एक भी नहीं इवन 2 पेज होते हैं जिसमें सिर्फ वैकेंसीज ही मेंशन करी जाती हैं। सो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद है गाइज एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। आज के टाइम में ज़्यादा लोग देखते नहीं है, फ़ोनों से ही हमें फुर्सत नहीं मिलती कि टीवी देखें, राइट। लेकिन टीवी पर भी एडवर्टाइजमेंट एक सोर्स है रिक्रूटमेंट का, जहाँ पे नीचे ऐड में आता रहता है इस कंपनी के जीएम की नीड है।
सो उसके थ्रू भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं। फिर है गाइस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आगे मैंने लिखा है नोटिस। इसका क्या मतलब होता है? नोटिस बोर्ड पर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है कि हमें एक कर्मचारी की आवश्यकता है। आपने भी देखा होगा कई जब जगह पर जाते हो कि एक हेल्पर की आवश्यकता है। सो ये आवश्यकता है जहाँ पर लिखा होता है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, क्योंकि उसमें उनके कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे होते रिक्रूटमेंट करने के। आप वहाँ पे वो पर्सन जाता है और उसको रख लिया जाता है। सो ये जनरली जो होता है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कैजुअल लेबर, जब हमें दिहाड़ी पर लेबर रखनी होती है, जिसे बदली लेबर भी कहते हैं, सो उनके लिए इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है गाइस लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? आप ही की कंपनी में, मतलब आपकी अगर कंपनी है तो उसमें एक पर्सन होगा जिसकी बहुत ज़्यादा लेबर से जान पहचान होगी, और आप उसे बोलोगे भाई 10 लोगों की ज़रूरत है, और वो 10 लोग अरेंज कर देता है, तो उस पर्सन को हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। सो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनके कॉन्टैक्ट में बहुत सारी लेबर होती है। सो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर कर भी एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हो, बट ये भी ज़्यादातर जो वो वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं वेजेस के लिए, जो हमारे लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए ही हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स की नीड पड़ती है। लेकिन नुकसान क्या है कि जब भी ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के जाते हैं जॉब, तो उनके जो साथ के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी निकल जाते हैं। उसके बाद आते हैं गाइस कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स पता क्या होता है? कई बार ना कंपनी में बहुत सारे ऐसे सीवीज़ भी आ जाते हैं जिन्हें कंपनी हायर नहीं करती उस समय, लेकिन उनके सीवीज़ रख लेती है। सो जब उन्हें नीड होती है तब वो उन्हें कॉल करके बुला लेती है, तो उन्हें कैजुअल कॉलर्स कहा जाता है कि जब नीड हुई तब आपने उन्हें कैजुअली कॉल किया और बुला लिया। मजाक कर रही हूँ, बट येस यही सच्चाई है, यही उसको कहते हैं कि जब आप कंपनी को नीड होती है, कंपनी उनको कॉल करके बुला लेती है, और कंपनी के इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास फ्री में सारे के सारे सीवीज़ आ रखे होते हैं। कंपनी को एक भी रुपया खर्च करने की एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल न्यूज़पेपर किसी में ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अरे बाबा ये तो सबसे ज़्यादा इस समय पर क्या होता है। अभी आप जब गाइस 12th क्लियर करने के बाद और जॉब जब करोगे बाद में, आप देखोगे रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा ये होती है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होती है? मेरी मामी की, चाची की, इन सब के बच्चों को अपनी ही कंपनी में लगवा देना, दैट इज़ रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सो बहुत जगह पर ये होता है कि एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय अपने रिलेटिव को उस कंपनी में जब लगवाता है, रिकमेंड करता है कि मेरे चाचा ताऊ, मामा मामी, जिनका भी ये बच्चा है उसको इस कंपनी में रख लो। सो दैट इज़ रिक्रूटमेंट थ्रू द रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सही भी है एक हद तक और कई हद तक गलत भी होते हैं कि जो जेन्युइन एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको नहीं मिल पाता, लेकिन अगर कैंडिडेट आपका सुटेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो रिकमेंडेशन हो या ना हो। वेब पब्लिशिंग, आज के टाइम में naukri.com, indeed.com, पता नहीं कितने और ना जाने साइट्स है, timesjob.com, ये साइट्स पर भी गाइस जॉब्स पब्लिश करी जाती है जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। सो देयर आर 10 एक्सटर्नल सोर्स जिसमें कंपनी बाहर से लोगों को चुनकर लेकर आती है और रिक्रूट करती है। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।